सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं वो प्रकाश टेगुरने एंड स्वागत करता आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज जो है हम 10th स्टैंडर्ड का जो है, जैसे कि आपको पता है कि हम 10th स्टैंडर्ड का जो साइंस सब्जेक्ट है उसका हमने 6 चैप्टर शुरू किया था। परसों के दिन हमने फर्स्ट लेक्चर वीडियो जो है अपलोड किया था। कल के दिन हम नहीं कर पाए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए तो आज जो है मैं लेक्चर नंबर 2 लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हमने लेक्चर नंबर 1 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसके कुछ लॉस जो है वो डिस्कस किए थे। हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 3 एक्टिविटी के हिसाब से, मतलब 3 एक्टिविटी के हेल्प से जो है हमने समझा था। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब हमने और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी डिस्कस किया था। आज जो है हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है एक्चुअल में वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो आपको सबसे पहले ये बता दूँ, अगर कौन से भी मीडियम में लाइट रे अगर इंटर कर रही है तो वो अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करती है अलग अलग तरीके से। मतलब हर एक मीडिया के लिए, हर एक मतलब अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग डायरेक्शन में जो है लाइट रे अपने चेंज करती है डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, इससे रिलेटेड ये चीज़ें होती है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए जो लाइट जो है वो ज़्यादा बेंड होंगी, किसी में कम होंगी, किसी में कम होंगी। मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए वो जो चेंज इन द डायरेक्शन रहेगा लाइट रे का वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम के उससे रिलेटेड होता है। तो जो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो अलग अलग मीडिया के लिए अलग अलग होता है। और अलग अलग लाइट कलर जब होते हैं एक सेम मीडियम होता है, और अगर लाइट कलर होते हैं उसके लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग होती है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस जो होता है ना कुछ सब्सटेंसेस का, वो नीचे टेबल में दिया गया है कुछ सब्सटेंसेस का। पर वो रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, मतलब उसका फर्स्ट मीडियम जो है वो वैक्यूम रहेगा और सेकेंड मीडियम वो सब्सटेंस खुद रहेगा। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना कौन से भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसे ही हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है एक पर्टिकुलर मीडियम में उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे कि एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये नथिंग बट क्या है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और इस लॉ जो है, ये जो सेकेंड लॉ जो है जो कि हमने मैंने आपको अभी बताया, ये इसी को ही स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। और एक चीज़ बता दूँ, अगर कौन से भी रे जो है वो नॉर्मल के अकॉर्डिंग, मतलब परपेंडिकुलर जो है अगर किसी मीडियम में जा रही है, मतलब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो होगा। तो उसका अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़ीरो रहेगा। मतलब वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस दिया है कुछ मीडिया के। मतलब यहाँ पे जो पहला मीडियम रहेगा वो क्या रहेगा, वैक्यूम रहेगा। और दूसरा मीडियम ये सब्सटेंसेस खुद रहेंगे। तो एयर का यहाँ पे 1.0003 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें सबसे कम जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, सबसे कम जो है यहाँ पे लाइट जो है वो बेंड होंगी। आइस का उससे ज़्यादा है, वाटर का उससे ज़्यादा है, अल्कोहल का उससे ज़्यादा है। आइस का 1.31 है, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.39, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का 1.46, टर्पेंटाइल ऑयल का 1.47, बेंजीन का 1.50, क्रॉन गैस का 1.52, रॉक सॉल्ट का 1.54, और कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, और डेंस फ्लिंट ग्लास का 1.66, और अगर रूबी का देखेंगे तो 1.76 है, सैफायर का 1.76 है, और डायमंड का 2.42 सबसे ज़्यादा है। मतलब इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, लाइट की जो डायरेक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा चेंज डायमंड में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो वेलोसिटी ऑफ जो लाइट होती है, मतलब यहाँ पे एक मीडियम ले लिया है जो कि हमारा मीडियम 2 है ग्लास, और यहाँ पे मीडियम 1 जो है वो एयर को माना गया है। और यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आ रही है, और यहाँ पे एक रे जो है वही रे जो है यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पे मीडियम 1 में एक लाइट रे की जो वेलोसिटी जो होती है उसे v1 माना गया है। और अगर ये मीडियम 2 जो है हमारा अगर ग्लास है, तो मीडियम 2 में उस लाइट की वेलोसिटी को v2 माना गया है, जैसे कि यहाँ पे 6.3 में दिखाया गया है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना सेकेंड मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में, उसे हम डिनोट करेंगे इस एन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और किसका निकाल रहे हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसलिए 1 को नीचे लिखेंगे। वही अगर हमें फर्स्ट मीडियम का निकालना है तो फर्स्ट नीचे लिखेंगे, और जो है
किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, सेकंड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो फिर 2 ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये इक्वल होता है इस वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो मीडियम वन में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है उसके, और उसके वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू में, उन दोनों के रेशियो के इक्वल में होती है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। v1 क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, एंड v2 क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है, मतलब v1 अपॉन v2 के बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट मीडियम का अगर हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम के हिसाब से, तो वो उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे v1 अपॉन v2 था ऊपर, तो यहाँ पे नीचे मतलब यहाँ पे दिखा गया है, तो यहाँ पे v1 अपॉन v2 था, तो यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा, v2 अपॉन v1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट मीडियम हमारा वैक्यूम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है सेकेंड मीडियम का, उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और उसे सिर्फ n से लिखा जाता है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है, तो वो देख लेते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, वो अगर इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, n लिखेंगे और उसके नीचे 2 लिख देंगे और उसके ऊपर 1 लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। और जो थर्ड मीडियम होता है विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, उसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब n के नीचे 3 लिख देंगे, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है 2 के रिस्पेक्ट में, इसलिए उसे 1 ऊपर लिख देंगे। तो हमारा ये क्या है, तो यहाँ पे n और उसके नीचे 3, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले थर्ड मीडियम का, ऊपर 1 लिखा, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई है, जैसे कि आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे एक डेंसर मीडियम है, कोई रेरर मीडियम है। रेरर मीडियम मतलब क्या, जिसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसर मीडियम मतलब क्या, जिसकी डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। कम से कम जगह में अगर बहुत सारा मास आ रहा है, मतलब वहाँ पे डेंसिटी हाई है, और अगर बहुत एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर मास कम आ रहा है, मतलब जो है वहाँ पे डेंसिटी कम है, जो कि आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब लाइट रे जो होती है ना, कौन से भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ये याद रखना। और अगर लाइट रे जो होती है वो अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। पर अगर वो परपेंडिकुलर आ रही है, नॉर्मल के अकॉर्डिंग आ रही है, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगी और वो रिफ्रैक्ट भी नहीं होंगी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स यहाँ पे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे कैन यू टेल कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कभी आपने मिराज देखा है? मिराज मतलब क्या होता है, एक इल्यूजन होता है, जो कि हमें कौन से भी हॉट रोड पे या फिर डेजर्ट में जो होता है ना, वाटर हमें दिखाई देता है। तो होली के दिन, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, तो होली के दिन अगर आग जलती है, आग जलती है, तो उसके पीछे के ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो हमें हिलते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही खेल है। वो कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो जो लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होता है ना, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जो है कुछ हद तक जो है अफेक्ट करता है। तो ये दोनों एग्जांपल्स में जो होती है, जो एयर जो होती है नियर द हॉट रोड, और जो डेजर्ट सरफेस जो होता है वो कैसे होता है, गर्म होता है। और वही अगर हम होली फ्लेम्स, मतलब जो आग जलती है उसके पास वाली जो एयर होती है वो भी हॉट होती है, तो वो कैसी होती है, रेयर होती है। मतलब यहाँ पे गर्म है हवा, तो उसकी डेंसिटी कम होंगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपांड हो जाती है कौन सी भी चीज़ गर्म करने से, ये हमने पढ़ा है पहले ही, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, वो बढ़ते जाता है जैसे जैसे ये हाइट पे जाते जाएंगे। यहाँ पे बोला गया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर कीप्स इंक्रीजिंग एज वी गो टू इंक्रीजिंग हाइट। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो भी बढ़ते जाता है एयर का। तो फर्स्ट केस में जो डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज जो होती है, जो कि बहुत दूर से आ रही है, कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वो अपनी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, उस लाइट की रेस की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अभी वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हॉट रोड है, या फिर हॉट सरफेस बोल लो, या फिर डेजर्ट होता है, कुछ भी हो सकता है, हॉट सरफेस मान लेते हैं। तो ये हॉट सरफेस है, तो हॉट सरफेस के पास वाली एयर कैसी होंगी, हॉट एयर रहेंगी, तो ये कैसी है, रेयर है। और उसके ऊपर वाली कांटेक्ट में नहीं, इस हॉट सरफेस से, तो ये कैसी है, कोल्ड एयर है, तो ये क्या है, डेंसर है।
तो ये डेंसर है और ये रेयर है। ठीक है, तो ये डेंसर से जब जो है लाइट रे जाएंगी रेयर में, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वो एक्चुअल में होगा क्या, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, और ये रिफ्रैक्ट हो गई है। अगर ये आपसे कोई देख रहा है इंसान, तो उसे जो है इस रोड के नीचे से ये जो है इमेज आती हुई दिखाई देंगी, और एक अपेरेंट इमेज बना लेगा वो उस कौन सी भी पेड़ की, या फिर जो भी मान लो, जो कि यहाँ पे पेड़ का एग्जांपल है इसलिए पेड़ की। ठीक है, और यहाँ पे सामने बोला गया है जो लाइट रेज जो होती है ना, जो कि एक बहुत दूर के ऑब्जेक्ट से आ रही है, वो ऐसा लगता है कि वो ग्राउंड के अंदर से आ रही है, जैसे कि यहाँ पे 6.5 में दिखाया गया है। इसी को ही मिराज बोलते हैं, इसी को ही मिराज बोलते हैं, इज नथिंग बट मिराज। तो सेकेंड एग्जाम्पल में जो डायरेक्शन ऑफ द लाइट रेज जो होते हैं ना, जो कि ये होली की फायर के पीछे से आ रही है, वो चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे फायर के पास वाली जो एयर है वो कैसी है, रेयर है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हाई है, और उसके बहुत दूर जो है डेंसर है, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड एयर है। तो उसके आग के पीछे वाली जो सब्सटेंस या फिर कौन सी भी ऑब्जेक्ट की जब लाइट रेस आ रही है, तो वो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो क्या होगा, वो नॉर्मल से दूर चले जाएंगे, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन के कारण वो जो है हमें इमेज जो होती है वो एकदम ऐसे हिलती हुई दिखाई देती है। तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होता है ना, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे पड़ता है, जो कि हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स से पता चलता है। इस उदाहरण से पता चलता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स मतलब ये ये हमारे जो तारे जो होते हैं वो रात के समय झिलमिलाते हैं, मतलब ऐसे ट्विंकलिंग करते हैं, जैसे कि आपको पता ही है वो ट्विंकलिंग मतलब चमकना। ठीक है, तो स्टार्स के पास अपनी एक लाइट होती है, उसे हम रात के समय ही देख पाते हैं, क्योंकि दिन में तो सनलाइट होती है। ठीक है, तो वो एकदम दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं, मतलब एक्चुअल में तो वो बहुत बड़े होते हैं, पर वो बहुत दूर होते हैं, इसलिए हमें एकदम पॉइंट के जैसे दिखते हैं, वो एकदम बिंदु जैसे दिखते हैं, बहुत छोटे दिखते हैं, एज अ पॉइंट्स जैसे दिखते हैं हमें। तो जो डेंसिटी जो एयर होती है, मतलब डेंसिटी ऑफ एयर जो होती है ना, जैसे जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे वैसे वैसे बढ़ती जाती है। मतलब हमारा एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर के सबसे अपर अपर जो लेयर होती है वो कैसी होती है, रेयर होती है। जैसे जैसे हम नीचे नीचे आते जाएंगे कौन से भी एटमॉस्फेयर में, तो वो कैसे हो जाएंगी, डेंसर 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 होते जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो है ना, यहाँ पे फंडा लगेगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वैसे वो भी बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे नीचे जाएंगे, क्योंकि रेयर से डेंसर डेंसर बनते जा रहा है। तो जो स्टार की जो लाइट है जो कि बहुत दूर से आ रही है, उसे पहले रेयर मीडियम में जाना पड़ेगा, फिर वो डेंसर मीडियम में जाएंगी। तो रेयर से डेंसर में जाएंगी तो क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगी, मतलब रिफ्रैक्शन होगा, तो वो कॉन्स्टेंटली बेंड होती जाती है नॉर्मल की तरफ। तो इससे क्या होता है कि वो स्टार जो है ना, हमें वो स्काई के मतलब जहाँ पे वो एक्चुअली लोकेटेड है उसके ऊपर वो दिखाई देता है, जैसे कि आप पे हमारे डायग्राम में 6.6 में दिखाया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि रेयर मीडियम होगा, जैसे कि यहाँ पे अर्थ मान लेते हैं, और यहाँ पे डेंसर डेंसर मीडियम होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा एयर का, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा एयर का। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेयर मीडियम है, यहाँ पे डेंसर मीडियम है। जब लाइट रेस आएंगे कौन सी भी, मतलब यहाँ पे रेयर मीडियम है, और एक मिनट मार्कर का गया, मतलब यहाँ पे रेयर मीडियम है, यहाँ पे डेंसर मीडियम है। जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाएंगी तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाएंगी, इसलिए जो लाइट रेस आ रही है वो बेंड होते जा रही है और इस इंसान की तरफ आ रही है। पर ये इंसान को तो नहीं पता है, उसके आई को तो नहीं पता है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक अपेरेंट पोजीशन बना रहेंगी, जो कि एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार से थोड़ी ऊपर होती है, और इसीलिए हमें जो स्टार जो होता है ना, वो उसके एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखता है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे कौन से भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी जो है जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे बढ़ते जाती है, और इसलिए वो रेयर टू डेंसर होते रहता है। तो यहाँ पे सन का मतलब सनराइज और सनसेट का एक एग्जाम्पल दिया गया है 6.7 में, इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
इस डायग्राम में, ठीक है। तो जो अपरेंट पोजीशन जो होती है ना वो स्टार्स की, वो थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। मतलब कौन से स्टार हम देख रहे हैं रात के समय, तो वो पोजीशन थोड़ी सी चेंज होता है, बहुत माइन्यूट सा चेंज होते रहते हैं उसके पोजीशन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है ना उसका मोशन होते रहता है, और जो एयर की जो डेंसिटी है वो भी चेंज होती रहती है कॉन्स्टेंटली, मतलब कंटिन्यूसली। और टेम्परेचर भी जो होता है कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। इसके कारण जो है हमें वो स्टार की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी मतलब थोड़ी थोड़ी चेंज हुई दिखाई देती है। तो इसी के कारण जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। मतलब डेंसिटी बदल रही है एयर की, टेम्परेचर बदल रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर का मोशन हो रहा है। इसी के कारण जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का वो भी कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। और इसी के कारण जो पोजीशन जो होता है और जो ब्राइटनेस होता है कौन से भी स्टार का, वो भी कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने के कारण, ठीक है। और जो स्टार्स जो है ना वो ट्विंकिंग मतलब झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कम ज़्यादा होगा, तो फिर वो ऊपर नीचे होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बेंड कम होगा, फिर कभी बेंड ज़्यादा होगा, कभी बेंड कम होगा, कभी बेंड ज़्यादा होगा। इसी के कारण वो ये जो फिनोमिना है वो होता है। तो हमने कभी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स नहीं देखा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्लैनेट जो होते हैं ना वो हमसे बहुत पास होते हैं। अगर हम स्टार से कंपेयर करें, स्टार तो हमसे बहुत दूर होते हैं, प्लैनेट्स तो हमारे बहुत पास होते हैं। तो इसलिए जो होता है ना वो हमें पॉइंट सोर्स जैसे दिखाई नहीं देते, जैसे कि स्टार दिखाई देते हैं। बट वो कैसे दिखाई देते हैं? वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स जैसे दिखाई देते हैं हमें। तो because of the change in the atmospheric refractive index, the position as well as the brightness of the individual points source change, but the average position and the total average brightness remains unchanged and planets do not twinkle. तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होते रहता है। तो जो पोजीशन और जो ब्राइटनेस जो होते हैं ना कौन से भी एक इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स के, वो चेंज होते रहते हैं, पर जो एवरेज पोजीशन और जो एवरेज ब्राइटनेस होती है ना वो हमेशा अनचेंज रहती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और इसीलिए जो प्लैनेट्स होते हैं ना मतलब और जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो ट्विंकल नहीं करते इसी के कारण, क्योंकि वो बड़े होते हैं साइज़ में और वो हमसे पास होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सनराइज़ और सनसेट का एग्जांपल दिया गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे सनराइज़ का एग्जांपल दिया गया है। बाय सनराइज वी मीन द अपीयरेंस ऑफ सन अबाउ द हॉरिजन। तो यहाँ पे जो सनराइज जब होता है ऐसा लगता है कि जो है वो सन जो है ऊपर दिखने लगता है। एक्चुअल में वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, पर जो सन जो होता है वो हॉरिजन के नीचे होता है एक्चुअल में, पर वो हॉरिजन के ऊपर दिखता है। इससे क्या होता है कि वो हॉरिजन के ऊपर आने से पहले वो हॉरिजन के ऊपर आया हुआ दिखता है। और सनराइज जो होता है ना वो एक्चुअल में तो नहीं होता, पर हमें हुआ हुआ दिखाई देता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो सन के जो लाइट रेज जो होते हैं ना वो हम तक पहुंच पाते हैं एक कर्ट पार्ट के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है रिफ्रैक्शन के कारण। क्योंकि यहाँ पे अर्थ एटमॉस्फेयर है, जैसे कि यहाँ पे 6.7 में दिखा गया रेरर टू डेंसर। यहाँ पे रेरर रेरर है और यहाँ पे डेंसर डेंसर है। तो इसलिए रेरर टू डेंसर जब जाएगा तो लाइट रेज जो है ना वो बेंड हो जाएंगी थोड़ी सी, इसलिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते। तो दस वी सी द सन इवन बिफोर इट इमर्जेस अबाउट द होरिजन। उसके होरिजन के ऊपर आने से पहले ही वो हमें होरिजन के ऊपर दिखाई देता है। तो सेम से थिंग जो होती है ना वो सनसेट के टाइम भी होती है। वी कीप सीइंग द सन फॉर अ शॉर्ट वाइल इवन आफ्टर इट गॉज बिलो द हॉरिजन। उसके हॉरिजन के नीचे जाने के बाद भी हमें थोड़ी देर तक जो है हॉरिजन के ऊपर वो सन दिखाई देता है, ठीक है। आई होप आपको ये सब जो टॉपिक्स है जो कि मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया वो समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद के जो टॉपिक्स है वो मैं आपको अगले लेक्चर में कवर करा के दूंगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आऊँगा। अगर ये लेक्चर वीडियो पसंद आए तो इस लेक्चर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमें अगले लेक्चर वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।